हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वन शॉर्ट रिवीजन का। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इससे पहले की क्लासेस में डीसी नेटवर्क, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी और मैग्नेटिक सर्किट्स के रिवीजन हम लोगों ने किया हुआ है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और इसके बाद के वीडियो में हम लोग डीसी मशीन्स का जो रिवीजन है उसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नोट कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है आप लोगों के पास। सिर्फ बस इस वीडियो को देखते जाइए और जहां पर लगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर सकते हैं आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉपी पेन की भी कोई नीड नहीं है, सिर्फ बस देखते जाना है आपको। ठीक है, और सारी की सारी चीजें वापस से रिकॉल हो जाएंगी जितना आपने पढ़ा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर? एक ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है, जिसको कि हम लोगों ने अपने 5th मॉड्यूल के अंदर पढ़ा हुआ है, वो एक पावर ट्रांसफरिंग डिवाइस है। एक ऐसी डिवाइस है जो पावर को एक सर्किट से दूसरी सर्किट में भेजती है बिना उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। यही पॉइंट से लिखना शुरू किया हुआ था हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। ये एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे में भेजेगी विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। टू पोर्ट नेटवर्क के एस्पेक्ट से भी हम लोगों ने समझा हुआ था कि टू पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से एक पैसिव टू पोर्ट 4 टर्मिनल डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। एक स्टैटिक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है आपको, या फिर आपको डिटेल्ड फॉर्म में पूछेगा तो भी आपको ट्रांसफार्मर को डिफाइन पहले करना है, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन देगा उसकी फेजर वगैरह के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ईएमएफ के इंडक्शन का प्रिंसिपल हम सब जानते हैं कि 2 तरीकों से ईएमएफ का इंडक्शन होता है। एक होता है स्टैटिक इंडक्शन या स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरी होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर होता है मोशन। जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन अ सेट ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज नोन एज अ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा डायनामिक फॉर्म में ईएमएफ इंड्यूस किया जाए या हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाए मोशन के थ्रू। नहीं, ये चीज करने का एक स्टैटिक मेथड भी होता है, स्टैटिक वे भी होता है कि अगर आपकी सप्लाई ही टाइम वेरिंग नेचर की होगी तो वो डायनामिज्म क्रिएट कर सकती है जो आपको विदाउट एनी मूविंग पार्ट मिल सकता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूटिलाइज करने के लिए। वही फिनोमेना स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस ट्रांसफार्मर के अंदर लगता है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्टैटिक मशीन बोलते हैं ट्रांसफार्मर को। और ड्यू कोर्स में आगे चल के समझेंगे इसका ईएमएफ इक्वेशन वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल समझते हैं ट्रांसफार्मर को नॉर्मली हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। वन इज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो एक में हम बोलते हैं कि वाइंडिंग सराउंड्स द कोर और दूसरे में कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। कोर सराउंड्स द वाइंडिंग और यहाँ पर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। ठीक है, दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस। तो इसके एक एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं आप। देन ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन आती है। कंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, थ्योरी क्वेश्चन 7 मार्क्स का। इसमें आपको ट्रांसफार्मर का एक पूरा लेआउट जो है वो ड्रॉ करके दिखाना होगा, कहाँ पर क्या क्या चीजें लगी हुई। तो देखो, ये जो पोर्शन होता है ना ट्रांसफार्मर का, टैंक कहलाता है, सॉलिड टैंक। ये ऑयल से फिलअप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, एस्करल पहले यूज होता था तो उसका नाम आप लिख सकते हो। ट्रांसफार्मर ऑयल का टैंक होता है यहाँ पर। ये जो दोनों पोर्शंस बाहर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द रेडिएटर पोर्शन। ये रेडिएटर कूलिंग के लिए यूज होता है। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का कोर अंदर हीट अप होगा, ऑयल उस हीट को कैरी आउट करेगी, रेडिएटर पे कूलिंग प्रोवाइड होगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के रेडिएटर्स और कूलिंग फैंस लगाए जा सकते हैं वहां पर। ये मेजर कोर पोर्शन है। यहाँ पे बाहर बुशिंग्स है, यहाँ पर इनपुट एंड इनकमिंग एंड आउटगोइंग बुशिंग्स है यहाँ पर। देन उसके बाद बकहोल्स रिले यहाँ पर लगा होता है। ऑयल टेम्परेचर और गैस लेवल को सेंस करेगा ये। कंजर्वेटर टैंक है यहाँ पर। इसके अंदर एक्सेसिव ऑयल होगा तो मतलब अगर ऑयल में एक्सपेंशन होगा ड्यू टू हीट तो उसको फैलने की जगह यहाँ पर मिलेगी। ऑयल में रिडक्शन होगा तो कंजर्वेटर टैंक जो है उसको फिलअप करेगा। ठीक, एंड देन उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर जो है उसका काम होता है एक्सटर्नल एयर से जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह जो होता है उसको हटाते हुए यहाँ पर एयर का प्रोविजन क्रिएट करे। यहीं पर लगा होता है हमारे पास सिलिका जेल। अब सिलिका जेल से भी क्वेश्चन आता है खासतौर पे AJE के पेपर में, और कोर के बारे में भी पूछता है कि कोर इसकी किस टाइप की होती है। तो देखिए, लैमिनेटेड शीट स्टील का कोर हम लोग यूज करते हैं। इसके पीछे मेजर रीजन ये होता है कि हमको लॉसेस से प्रोटेक्ट करना है। कौन सा लॉस? खास तौर पे
एडी करंट लॉसेस से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो थिन लैमिनेटेड शीट का हम लोग यूज करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड कोर। और जो सिलिका जेल ब्रीदर रहता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है ट्रांसफार्मर के बाहर। ठीक है, तो अब इसमें कई बार आपने कभी ऐसा कलर का भी देखा होगा और इस कलर का भी देखा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? एकदम क्लियर है, इनिशियली इसकी कलर ब्लू ही होती है। बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो सिलिका जेल ब्रीदर जो है ये ब्लू कलर का यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ऑयल कप होती है नीचे छोटी सी, जो एडिशनल ऑयल जो यहाँ पे कलेक्ट होता है इसके थ्रू वो यहाँ पर जमा होता है। ठीक है, जो डर्ट वर्ट जितना है वो यहीं पर फंस जाता है पूरा। सिलिका जेल का काम होता है मॉइस्चर को कैप्चर करना, क्योंकि मॉइस्चर अगर ऑयल में चला जाएगा तो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली ये ब्लू कलर का होता है और जैसे जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते जाएगा यहाँ से पिंक कलर का होता चला जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है? SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिका डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज होगा। इनिशियल कलर इसका डार्क ब्लू ही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। देन दिस इज द कंजर्वेटर टैंक जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग EMF इक्वेशन देखें, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका भी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, EMF इक्वेशन वहां लिखना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक, EMF इक्वेशन क्या बताता है? देखिए, ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन में हमको प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन आ गया 4.44 F∅m इंटू N1। किस पे डिपेंड कर रही है इसकी EMF? 4.44 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ मैक्सिमम फ्लक्स लिंक और N यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न, उसके ऊपर यहाँ पर EMF डिपेंड करता है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स लगाया आपने, इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके हिसाब से भी आपको EMF में चेंजेस होता हुआ मिलेगा। ठीक, तो कितना EMF इंड्यूस होगा वो इसी फिनोमिना पे डिपेंड कर रहा है। तो N1 और N2 का एस्पेक्ट आप देख लो, तो इसी को अगर मैं डिवाइड कर लूँ, यहाँ से E1 बाई E2 लिखता हूँ तो ये दोनों पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, N1 बाई N2 का एक्सप्रेशन मिलता है और यहीं से टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का कंसेप्ट जो है वो दोनों निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज होता है, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दिया जाए तो EMF किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो EMF जो है F और BM पर डिपेंड करेगा। अब F कौन सी चीज है? F जो होती है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। और दूसरा BM मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे ना अब B क्या होता है, देखो BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई F, आप लिख सकते हो ना यहीं से E बाई F। ठीक, और E क्या होता है? V बाई F, माइनस ऑफ V करके इसको लिखते हैं हम लोग। तो इसीलिए V बाई F रेशियो जो होता है इसका कांस्टेंट होना जरूरी है। ये जब कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, तब BM भी फिक्स्ड होगा और उसके हिसाब से E जो होगी वो फिक्स्ड होगी। तो इसीलिए आप देखना कि V बाई F रेशियो को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रांसफार्मर के स्टडी के अंदर कि भाई V बाई F जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से वेरिएशन होगा तो B वेरी करेगा और B वेरी करेगा तो पूरा EMF वेरी करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर F बदला तो BM चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो I म्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगी? कोर का सैचुरेशन बढ़ाएगी। I म्यू क्या होती है यहाँ पे? I म्यू इज द सैचुरेटिंग करंट। ठीक है, ये क्या होती है? I म्यू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट होता है, सैचुरेशन तो बाद में होगा, इनिशियली इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे कोर के सैचुरेट होने का खतरा बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर EMF इक्वेशन हम लोगों ने बात की अबाउट द टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो मैं अभी जस्ट बोल रहा था आपको। टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको एक रिलेशन बताता है EMF और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच। ठीक है, जैसे टर्न रेशियो की बात करते हैं हम लोग, तो टर्न रेशियो जो होता है इसका एस्पेक्ट क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग टर्न टू सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। टर्न रेशियो इज गिवन एज अल्फा। अब हम लोगों ने जस्ट अभी पिछले पेज में जो रिलेशन देखा था EMF का, उससे हमको ये समझ में आया कि N1 बाई N2 अगर मैं करता हूं तो दिस इज इक्वल टू E1 बाई E2, दैट इज इक्वल टू अल्फा, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यही एस्पेक्ट यहाँ पे मिलता है और हमको ये समझ में आता है कि अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो वी हैव अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर।
ये कैसे पता चला? देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा खुद है n1/n2 है, ठीक है। इसका ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है? इसका ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि n1 इज ग्रेटर देन n2। क्लियर है? प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो क्लियरली समझ में आता है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, क्योंकि हायर नंबर ऑफ टर्न्स मोर द ईएमएफ। ईएमएफ का इक्वेशन आप सभी के पास है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू एन। ठीक, प्राइमरी की ईएमएफ। अब सब कुछ अगर N1 पे डिपेंड कर रहा है, मान लो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, N1 की वैल्यू इसकी हाई है, और E2 डिपेंड कर रहा है N2 के ऊपर, N2 लो है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी विल बी लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी। ठीक है, तो उसी से समझ में आ गया कि इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अल्फा स्मॉलर देन 1 है तो इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सॉरी टर्न रेशियो। नाउ व्हाट अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये क्या बताता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है सेकेंडरी साइड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, इस चीज को शो करता है। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इट इज अगेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी यानी V2 अपॉन V1 है, तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब V2 ग्रेटर देन V1 है, तो इसका मतलब सेकेंडरी में हायर वोल्टेज है एज कंपेयर टू द प्राइमरी साइड। ठीक है, तो इनिशियल इनपुट लो था, हाई हो गया, कौन सा ट्रांसफार्मर बना? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वही चीज है। और के लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब दोनों रिलेशन को ईएमएफ के साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इससे रिलेशन निकल के आता है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। तो दिस इज नोन एज के या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो आप देख रहे होगे कि अल्फा जो हम लोगों ने लिखा था दिस वाज N1/N2, और के जो लिखा दिस इज N2/N1, तो जस्ट अपोजिट है ना। इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, लिखा जा सकता है, पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो करंट के फॉर्म में भी बताया जा सकता है ना। तो पावर के इक्वेशन का यूज करके cos फाई अगर यूनिटी हो गया, आइडियल ट्रांसफार्मर है, cos फाई अगर यूनिटी लेते हो तो आप सीधे लिख सकते हो V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2। करंट का अपोजिट रिलेशन दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्न रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, और 2 नंबर में आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो गया? E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 V2/V1, ये तीनों एक जैसे चलते हैं सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी के फॉर्म में, बस करंट इसकी अपोजिट चलती है, तो करंट I1/I2 है, और टर्न रेशियो अल्फा 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अल्फा का इक्वेशन भी देखा। अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। अगेन इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का, सीधे 7 नंबर का आइडियल ट्रांसफॉर्मर डिफाइन करने बोल सकता है आपको। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का कोई न्यूमेरिकल अलग से नहीं आता है, न्यूमेरिकल में बाय डिफॉल्ट आइडियल ही लेके चलते हैं अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर ना अपने आप में एक इमेजिनरी कंडीशन है, तो कोई रियल कंडीशन नहीं है। एक इमेजिनरी बेंचमार्क कंडीशन होती है कि हमारा हर ट्रांसफार्मर उसी आइडियलिज्म को मेंटेन करने की कोशिश करता है, अचीव करने की कोशिश करता है इनफैक्ट। तो इमेजिनरी कंडीशन है जहां हम बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी टाइप का लॉस नहीं हो रहा है। आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? इसकी एफिशिएंसी सबसे पहले तो 100% होगी, 100% एफिशिएंसी शो करेगा। दैट मीन्स लॉस है ही नहीं, कोर लॉस, कॉपर लॉस सब जीरो है। इनपुट पावर जितना दे रहे हो उतना ही आउटपुट पावर भी आपको मिल रहा है। ठीक है, V इन V आउट के बराबर है, I इन I आउट के बराबर है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिक का जो कोर बना हुआ है यहाँ पे, उसकी म्यू आर इन्फानाइट, बहुत ह्यूज, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। रिलक्टेंस 0 है, फ्लक्स लिंकेज 100% है, 100% फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रही है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे होगा देखो, तो करंट है यहाँ पर, वोल्टेज इससे लीड कर रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर है, तो इंडक्टिव रिलेशन यहाँ पे शो होगा, और ईएमएफ इससे लैग कर रही है, V2 इससे लैग कर रही है भाई, एग्जैक्टली 90 डिग्री से सब कुछ चलेगा। ठीक, E2 इज इक्वल टू V2 नो लोड कंडीशन पर। और यही चीज अगर ऑन लोड कंडीशन पे देखो तो क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, ऑन लोड कंडीशन पे मान लो आपने इंडक्टिव लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने VR शो किया, तो VL इससे 90 डिग्री पे दिखाई देगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट टोटल वोल्टेज सेम जो RL सर्किट में होता है, डिट्टो वही ग्राफ बन के यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो I2 कैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पे? I2 जो है इट इज एक्टिंग इन द अपोजिशन विद I1,
ये इसकी कंडीशन है इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो अब अगर सपोज कर लो हमको यहाँ से फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड देखना होगा। देखिए ये इस तरीके से दिखता है, 5 डिग्री से लैग कर रहा है I1, ठीक है। आई म्यू जो होगा वो φm के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट सीधे सीधे φm पे डिपेंड कर रही है। E1 E2 सब बराबर है, इक्वल टू V2 है यहाँ पर, पूरा का पूरा चीज। V1 के फेज अपोजिशन में है V2, ठीक है, अपोज कर रहा है। एग्जैक्टली 90 डिग्री का डिफरेंस होगा आई म्यू और E1 में, एग्जैक्टली 90 डिग्री का डिफरेंस होगा आई म्यू और इस V1 में और E1 में, दोनों में 90 डिग्री का प्रॉपर फेज डिफरेंस होगा। जबकि V1 V2 एग्जैक्ट फेज अपोजिशन में है तो 180 डिग्री अपार्ट होंगे एक दूसरे से। I1 के 180 डिग्री अपार्ट है I2, तो 5 डिग्री के डिफरेंस पर I1 यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक, तो ये बेसिक कंडीशंस हम लोगों ने देखा। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर देखोगे, ट्रांसफार्मर जो होता है बीइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हमको उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में शो करना आना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, इससे लॉसेस वगैरह सब कंसिडर करोगे, उन सबको आप यहाँ पर शो करोगे कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या क्या कंपोनेंट्स है इसको भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए R1 XL1 के फॉर्म में इनिशियल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है ये, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा। तो V1 हमारा प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई करंट I1 है, I0 क्या है, नो लोड की प्राइमरी करंट, नो लोड कंडीशन पे। ठीक है, R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, XL1 प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस। ठीक, IC क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I0। IC देखो यहाँ पे शोन है, पैरेलल में शोन है, कोर लॉस कंपोनेंट। और I म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसी की वजह से मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा है। तो I0 दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है यहाँ से, ठीक है, IC और I म्यू के फॉर्म में। इस सब रिलेशन को पढ़ा हुआ है हम लोगों ने डिटेल में, इसको ध्यान रखिएगा। तो I0 यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, एक बना मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट और दूसरा हो गया कोर लॉस कंपोनेंट, जिसमें कि हम लोग कोर लॉस रेजिस्टेंस में जाता हुआ शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है प्राइमरी वाइंडिंग, और इस कंडीशन पे हमको और क्या क्या मिलता है, देखो XM क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ये वाला पोर्शन, ये ग्रीन कलर से जो शोन है, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। N1 यहाँ की वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स एंड E1 इज द प्राइमरी वाइंडिंग EMF। ठीक, सेम वे में सेकेंडरी साइड पे आप देखो, तो सेकेंडरी साइड पर क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोनेंट मिलेंगी आपको। सबसे पहले तो N2 और E2 दिखेगा। N2 सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, उस अकॉर्डिंग N1 ग्रेटर देन N2 या N2 ग्रेटर देन N1 का सीन मिलेगा। देन E2, उसके बाद यहाँ पे है X2 एंड R2। अब X2 R2 क्या क्या चीज है, देखो XL2 जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है और R2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। वहां कोर लॉस कंपोनेंट लिखने की नीड नहीं है आपको, वो यहीं पर मिलेगा आपको प्राइमरी साइड पर। ठीक है, देन उसके बाद V2 फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो आई म्यू क्या निकला, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक, तो इसी की वजह से जो भी लॉसेस हैं कोर या मैग्नेटिक लॉसेस वो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अगर ये करंट जीरो हो जाएगा तो कोर एंड मैग्नेटिक लॉसेस का एस्पेक्ट भी जीरो मिलेगा यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0 है। IC क्या है, कंपोनेंट ऑफ I0 रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर लॉसेस। तो अगर IC जीरो होता है तो उस कंडीशन पे कॉपर लॉसेस का एस्पेक्ट जो है वो जीरो होगा। ठीक, फेजर डायग्राम फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन द नो लोड कंडीशन। अब नो लोड की अगर कंडीशन, यहाँ कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो आप सबको पता है कि I2 यहाँ पे हो जाएगा जीरो, कोई सेकेंडरी में करंट नहीं जाएगी। सेकेंडरी करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पे होने वाले ड्रॉप्स भी नहीं होंगे, फिर I2 इंटू R2, I2 इंटू JXL2, ये सब ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स होगा I म्यू। इस फ्लक्स से V1 जो है वो कहाँ दिखाई देगा भाई, इस फ्लक्स से सबसे पहले तो माइनस E1 को आप ड्रॉ कर लो, E1 इससे लैग करता हुआ दिखेगा बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब माइनस E1 के बाद एक ड्रॉप यहाँ पे दिखाई देगा सबसे पहले I0 इंटू R1, I0 इंटू R1, ये वाली करंट। अब I0 और I1 सेम ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेप अप कंडीशन है, हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है E1 इज स्मॉलर देन E2, E1 स्मॉलर देन E2, स्टेप अप कंडीशन है इस वजह से, और N1 लेस देन N2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखोगे तो VR1 की वैल्यू क्या है, VR1 होगा I0 इंटू R1, यहाँ पे होने वाला ड्रॉप VR1 यहाँ के ड्रॉप को शो करता है, और VXL1
इसके अक्रॉस होने वाला ड्रॉप है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के रिएक्टेंस के अक्रॉस। तो उसी एस्पेक्ट को शो किया हुआ है। तो आई नॉट इंटू आर वन जो है वो आई नॉट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसने यहाँ पे शो किया। आई नॉट इंटू एक्सएल वन इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे होने वाला ड्रॉप इससे, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे वी आर शो किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वी एक्सएल तो यहाँ शो करोगे ना आप 90 डिग्री लीड करता हुआ है, वही चीज यहाँ पर इन दोनों की कंडीशन में दिखा है, ठीक है। एंड देन इनका रिजल्टेंट हो जाएगा कौन, V1, ये पूरा इसका रिजल्टेंट। तो ये कोर लॉस कंपोनेंट भी हो गया आपका। अब इसमें सेकेंडरी का कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि नो लोड है, लेकिन जैसे ही लोड कंडीशन आएगी ना फिर सेकेंडरी के ड्रॉप्स भी यहाँ दिखने लग जाएंगे। उसको देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये आ गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपने बोला कि भाई ठीक है I2 करंट जा रही है, I1 आपने बोला I म्यू और I ओमेगा के फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे, IW के फॉर्म में, ठीक है। और ये इसका एस्पेक्ट है, ठीक। अब देखिए इससे क्या चेंजेस होता है जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड हम लोग रखते हैं और यहाँ पर लोड लगाया तो टोटल फ्लक्स में चेंजेस आया। टोटल फ्लक्स होगी फाई माइनस फाई टू, मेन फ्लक्स माइनस सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्लक्स, ठीक है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो हो रही है तो इसमें भी कुछ फ्लक्स होगी, ठीक। अब देखिए अगर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, अब यही सेम कंडीशन है, रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो आपको यहाँ की भी पूरी ड्रॉप मिलेगी। मतलब I2 जब इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो वहां पर भी ड्रॉप्स भेजेगी। तो V इज इक्वल टू I2 इंटू R2 मिलेगा और V डैश मिलेगा आपको I2 इंटू XL2, इस हिसाब से। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोगों ने देखा हुआ था कि ये किस तरीके से बनता है। यहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने V2 क्रिएट किया, फिर I2 इंटू R2 यहाँ आया ड्रॉप, फिर दूसरा I2 इंटू XL2 का ड्रॉप यहाँ दिखाई दिया। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसका पूरा क्रिएशन किया था। ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, रजिस्टिव लोड के केस में ये चीज है, ठीक है। और क्या चीज दिखा है यहाँ पे, देखो रजिस्टिव लोड है तो I2 R2 है और I2 इंटू XL2 यहाँ पे दिखाई दिया हमको सेकेंड कंडीशन पे। V2 वोल्टेज कहाँ पे बन रहा है, ये देखो, ये V2 वोल्टेज रजिस्टिव है इसलिए यहाँ है। रिएक्टिव होता, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस टाइप का लोड होता तो ये लीड या लैग करता हुआ दिखता है। कैसे दिखता है ऐसा लीड और लैग करता हुआ, देखो इंडक्टिव लोड है यहाँ पर, इंडक्टिव लोड है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो ये जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये V2 कॉज करता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसलिए E1 लेस देन E2 है हमारा, ठीक है। I0 क्या निकल के आया, IC प्लस I म्यू के फॉर्म में निकल के आया, देखो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ये क्या निकल के आया, IC प्लस I म्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने KVL से इक्वेशन बना लिया V1 का और E2 का। तो जब एक्सप्रेशन बनाया तो देखिए यहाँ से ये जो V2 का एस्पेक्ट है इससे लैग करता हुआ, इससे पीछे जाता हुआ I2 इंटू R2 दिखाई दिया। ये किसके हिसाब से, I2 के डायरेक्शन में दिखाई दिया। और यहाँ से फिर 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको I2 इंटू XL2 का एस्पेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी देखो, ये V1 है, ठीक। ये V1 तो आखिरी में ड्रॉ होगा आपका, पहले माइनस E1 ड्रॉ हुआ, इससे आपने देखा आगे I1 इंटू R1 दिखाई दिया और यहाँ से 90 डिग्री लैग करता हुआ, लीड करता हुआ I1 इंटू XL1 दिखाई दिया। अब इस पूरे का रिजल्टेंट हो गया आपका V1, जो इक्वेशन बनाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक। I म्यू कंपोनेंट अपने E1 से 90 डिग्री लीड करता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ से, और ये चीज है, ये चीज वर्क कर रहा है बाकी। देन फाई से I1 कहाँ पर दिखाई दिया, तो I1 कैसे आया आपका, I0 और I2 डैश से निकल के आया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी I1, तो उसको ट्रेस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे ही I1 और V1 के बीच का जो फेज एंगल है फाई या फाई 1 इसको बोलोगे, और I0 और V1 के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा फाई नॉट, ठीक है। नो लोड कंडीशन की फेज एंगल है वो, ठीक है। फाई नॉट नो लोड पावर फैक्टर एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर का सेटअप हम लोगों ने देखा, अगर कैपेसिटिव लोड यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे कैपेसिटिव लोड सेकेंडरी में कनेक्ट किया, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इस पूरे में भी ना सेम I2 करंट जा रही है, ऐसे ही ड्रॉप्स आप शो करोगे यहाँ पे। बस कैपेसिटिव लोड का जो कंडीशन है इसमें आपके फेजर में क्या चेंजेस आएगा ये देखो आप। अब इस बार लीडिंग कंडीशन दिखाई देगी, करंट जो है होगी वो, ये देखिए करंट I2 जो है वो वोल्टेज V2 से इस बार लीड करेगी बाय लेट अस अज्यूम 5, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन है तो 90 डिग्री लीड करता हुआ नहीं दिखाओगे आप, 5 डिग्री लीड करता हुआ शो करोगे, ठीक है, कैपेसिटिव लोड की वजह से। तो चूंकि I2 यहाँ है इसलिए I2 इंटू R2 का ड्रॉप और इससे लीड करता हुआ फिर I2 इंटू XL2, बस यही मेजर फर्क है, इससे आपके फेजर में चेंजेस दिखाई देगा।
सेकेंडरी साइड के फॉर्म में। ठीक है, बाकी प्राइमरी में जैसा बनाया था पिछली बार सेम कंडीशन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है फेजर ड्रॉ करने के समय। बाकी फिर बात करते हैं अबाउट द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो टोटल लॉसेस हमारे 4 टाइप के होते हैं। कोर या फिक्स्ड लॉसेस, इसी को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, इसके अंदर होता है हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस, ये सब आते हैं कोर लॉस में, ये फिक्स्ड होते हैं। कॉपर लॉस, वाइंडिंग लॉस, वेरिएबल लॉस। कॉपर लॉस को ही हम लोग वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं, वेरिएबल, जहां भी वाइंडिंग होगी कॉपर लॉसेस अवेलेबल होंगे। ठीक। स्ट्रे लॉसेस एंड डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस सेपरेट होते हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एंड डाई इलेक्ट्रिक की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं वो। तो टोटल ट्रांसफार्मर के अंदर ये 4 टाइप के लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब कोर लॉस की अगर हम लोग बात करें तो कोर लॉस में हम लोगों ने पहले ही मैग्नेटिक सर्किट्स में पढ़ा हुआ है अबाउट द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ठीक है, हो सकता है आपके कोर्स में मैग्नेटिक सर्किट्स अगर नहीं था तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे, तो भी यहाँ एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है। हिस्टेरिसिस लॉस का एस्पेक्ट है तो KH इंटू BM टू द पावर 1.67 इंटू F इंटू V। तो हिस्टेरिसिस लॉस पावर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि एडी करंट लॉस पावर जो होता है वो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ये पॉइंट हम सबको क्लियर। अच्छा, ऐसा होने से क्या हो रहा है, तो KH हो गया हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट। ठीक है, ये पूरी जो दोनों की दोनों लॉसेस होती है फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट लॉसेस होती है, मतलब ये होगी ही आपके ट्रांसफार्मर में, लोड आपका कनेक्टेड हो या ना हो, इन बोथ द केसेस कोर लॉसेस विल बी अवेलेबल। ठीक है, ये हर केसेस में अवेलेबल रहेंगे। इसके ये फिक्स्ड लॉसेस को ठीक करने का क्या तरीका है, तो देखो हिस्टेरिसिस किस पे डिपेंड करता है, फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल पे। एडी किस पे डिपेंड करती है कि आपका कोई भी टाइप का मेटल होगा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई अगर उस पर दोगे तो एडी करंट क्रिएट होगी। तो आप एडी करंट्स को दूर करने के लिए एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर ना यूज करके आप उसको मल्टीपल स्ट्रैंड्स डिवाइड कर देते हो, और वो सभी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, सभी जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से लैमिनेटेड फॉर्म में डिवाइडेड रहते हैं, मतलब थिन लैमिनेटेड शीट जो होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे, हाई ग्रेड का। कोर मटेरियल जो होगा उसकी रिटेंटिविटी जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी उससे। ठीक है, एडी करंट्स का यूज करने के, मतलब एडी करंट्स को कम करने के लिए हम लोग थिन लैमिनेटेड शीट ऑफ सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल या कॉपर लॉसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो कॉपर लॉसेस का एक्सप्रेशन यहां से क्या निकल के आया, देखो PCU एट X लोड फैक्टर। ठीक है, X लोड पर अगर हम लोग कॉपर लॉस पावर का अगर एक्सप्रेशन देखते हैं तो दिस केम आउट टू बी X स्क्वायर इंटू PC, कॉपर लॉस पावर। X क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग है, कितनी लोडिंग है, परसेंटेज लोडिंग के फॉर्म में आपको फ्रैक्शन बताएगा। 90% लोडिंग है, हाफ लोड है, फुल लोड है, 75% ऑफ लोडिंग है, तो वो चीज आपको X से पता चलेगा। ठीक है, तो X का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ से X का एक्सप्रेशन है I अपॉन I फुल लोड करंट। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये फुल लोड करंट के एस्पेक्ट को शो कर रहा है। तो अगर I की वैल्यू हाफ ऑफ I फुल लोड करंट है, ये देखो, इफ I इज हाफ टाइम्स ऑफ IFL, देयरफॉर X भी हाफ हो जाएगा, X यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है कि हमेशा सेकेंडरी साइड फुल्ली लोडेड ही होगी, हो सकता है हाफ फुल लोड हो, तो उसको X के हिसाब से आप चेंज होता हुआ देखोगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉसेस में PI प्लस PCU के फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। PI जो होता है आयरन लॉस होता है, और PCU जो होता है वो कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉस फिक्स्ड लॉस होता है, कॉपर लॉस वेरिएबल लॉसेस होता है। ठीक है, जो वेरी करते हैं कंडीशन पे लोडिंग के हिसाब से। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा ट्रांसफार्मर का, कि ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। OC टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ वॉट मीटर लगाया हुआ है हम लोगों ने प्राइमरी साइड में, और एमीटर लगाया हुआ है LV साइड। दूसरा है HV साइड, जिसको कि हम लोग ओपन रखते हैं। यही कंडीशन बहुत बार AJ के पेपर में भी पूछा हुआ है कि OC टेस्ट के समय में किस तरफ हम लोग वॉट मीटर एंड एमीटर कनेक्ट करते हैं। तो वॉट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये पूरा चीज हम लोग LV पे कनेक्ट करते हैं, बाकी HV ओपन रहता है। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या बताएगी इस केस में, सोचो, नो लोड प्राइमरी वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज शो करेगी। एमीटर नो लोड प्राइमरी करंट शो करेगा, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि सेकेंडरी आपका लोडेड है ही नहीं। वॉट मीटर आपको नो लोड के लॉसेस शो करेगा। ठीक है, एंड देन W0 जो होगा वो क्या शो करेगा, कोर लॉसेस है, नो लोड। तो यहाँ से एक्सप्रेशन OC टेस्ट का हम लोगों ने निकाला, फाई नोट का एक्सप्रेशन निकल के आया, कॉस फाई नोट का एक्सप्रेशन जो है, ये सारा कुछ हम लोगों ने फाइंड आउट किया और इसके बेसिस पे फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था।
एक्सएम की वैल्यू मिली थी एक्स नॉट वी नॉट अपॉन आई म्यू के फॉर्म में मिली थी, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट के फॉर्म में, ठीक है। और आरसी का एक्सप्रेशन निकला था वी नॉट अपॉन आईसी के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया तो सेकंड आपका एलवी साइड शॉर्टेड था, एचवी में परफॉर्म किया हम लोगों ने, ठीक है। इसका पूरा रीजन के साथ मैंने बताया था कि क्यों इसको एचवी में परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन एचवी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर की रीडिंग जो है उसका एस्पेक्ट पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ से इम्पिडेंस Z2C की वैल्यू जो है वो मिली थी हमको VSC अपॉन ISC, ठीक है। कोर लॉस कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ पे कोर लॉस वोल्टेज का एस्पेक्ट जो है ये नहीं रहेगा, कॉपर लॉस करंट जो है I स्क्वायर R के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। ये देखिए ये सेकंड की कंडीशन। तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर अटेन्ड फ्रॉम OC एंड SC टेस्ट। तो इसी के बेसिस पे हमको आरसी और एक्सएम का एस्पेक्ट जो है वो समझ में आता है कि वो कैसे बनता है ना। कि आरसी कोर लॉस कंपोनेंट जो है रेजिस्टेंस के फॉर्म में आरसी वो कैसे बन रहा है, या एक्सएम है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है, ये दोनों का एस्पेक्ट जो है वो कैसे बन रहा है वो समझ आता है इससे, ठीक है। देन वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर की बात किया था हम लोगों ने ये देखा था कि आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट ऑफ द सप्लाई या नो लोड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन को क्या डिफाइन किया, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन द लोड चेंजेस फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड कंडीशन। ध्यान रखिएगा, लोड जब फुल लोड कंडीशन से नो लोड कंडीशन पे होता है तो उस कंडीशन पे मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या चेंज आता है वही हमको वोल्टेज रेगुलेशन बताएगा। दिस चेंज हैज टू बी नेग्लिजिबल। ये चेंज जितना कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन उतना बेटर होता चला जाएगा। तो एबिलिटी ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज एट वेरिएबल लोड, उस चीज को दर्शाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि वीआर की परसेंटेज जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है, उतना बढ़िया होता है। तो वी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज अपॉन नो लोड आउटपुट वोल्टेज। तो वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी रेटेड इनटू 100। जनरलाइज फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है, कैपेसिटिव लोड के लिए नेगेटिव दिखाई देता है और लोड अगर इंडक्टिव या रेजिस्टिव है तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। आई नॉट I2 इंटू R02 cos phi प्लस माइनस I2 इंटू X02 sin phi रिफर टू सेकेंडरी के फॉर्म में। देन उसके बाद रिफर टू प्राइमरी साइड अगर देखें तो देखो R01 है, X01 है और E1 है। तो यहाँ से रिफर टू प्राइमरी साइड अगर आप देख रहे हो तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास, I1 R01 cos phi प्लस माइनस I1 X01 sin phi होल अपॉन V1 इंटू 100, ठीक। ये सारी चीजें ना मेन क्लास में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, तो अगर आपने वो देखा है तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो माइंड में डाउट जाएगा कि ये कहाँ से आया सर ये एक्सप्रेशन। तो इसका पूरा डिटेल फॉर्म में मैंने बताया हुआ है, डिराइव कराया हुआ है, तो उसको मेन क्लास से आप फॉलो करिएगा, ठीक है। डन। चलिए, तो जिन बच्चों ने मेन क्लास देख लिया उनको ये सारा चीज बस रिकॉल होता चला जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड अगर कंडीशन है तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसके, ठीक है। ये देखो I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi अपॉन E2, ठीक। लेकिन अगर सपोज कर लो कैपेसिटिव लोडिंग यहाँ पे होती है, कैपेसिटिव लोड पर आ गया तो आपको पता है कि I2 X02 sin phi ग्रेटर देन I2 R02 cos phi हो जाएगा। अब अगर sin phi का एक्सप्रेशन वहां पे ग्रेटर है तो VR जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी ना, सर्टन पावर फैक्टर पे VR 0 भी हो जाएगी। तो अगर VR 0 है तो उस केस में क्या होगा, देखो VR 0 है तो यहाँ का एक्सप्रेशन इक्वल दिख रहा है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का एक्सप्रेशन आएगा और जिसको कि आप tan थीटा में कन्वर्ट करोगे तो tan phi इज इक्वल टू R02 अपॉन X02, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स R02 अपॉन X02 आया और यही हमारा फेज एंगल है जिसपे कि VR की वैल्यू 0 हो जाती है। ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा, VR कब नेगेटिव होता है, कब 0 होता है और कब पॉजिटिव रहता है। इंडक्टिव और रेजिस्टिव के केस में पॉजिटिव हुआ, कैपेसिटिव के केस में आपको नेगेटिव या 0 मिल रहा है, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन आपको पूछेगा, ईएमएफ इक्वेशन का फाइनल ईएमएफ बोलता हूँ सॉरी, एफिशिएंसी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, एफिशिएंसी की फाइनल कंडीशन हमको कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है। ये मैक्स एफिशिएंसी है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में हम लोगों ने लिखा x टाइम्स ऑफ KVA इंटू पावर फैक्टर अपॉन x टाइम्स ऑफ KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ WI, ठीक है। तो
एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी यू की यहाँ पे नीड नहीं डायरेक्टली, क्योंकि डब्ल्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू सी यू के कंडीशन पर ही आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ये कंडीशन मैक्स एफिशिएंसी के डेरिवेशन में लिखा है, इसको पूरा डिराइव किया हुआ था हम लोगों ने, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू आई लिखा है ना। नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे हो जाता एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी यू प्लस डब्ल्यू आई ऐसा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 1 और डब्ल्यू सी यू इक्वल टू डब्ल्यू आई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसी बेसिस पे। देखिए लिखा हुआ है 50 केवीए का ट्रांसफार्मर है जिसकी आयरन लॉस है 0.5 किलोवाट एंड कॉपर लॉस 0.9 किलोवाट की है, इज हैविंग अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, फाइंड द एफिशिएंसी एट फुल लोड, परसेंटेज लोडिंग एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर, ऑल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम लोगों ने इसीलिए मैक्स एफिशिएंसी के फॉर्मूले से शुरुआत किया, देखा कि यहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 50 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया होगा हम लोगों ने पिछले पेज में, ठीक है। तो 0.745 इंटू केवीए, तो एक्सप्रेशन निकाला यहाँ से इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई दिस होल थिंग प्लस 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू आई। तो डब्ल्यू आई आपको किलोवाट में दिया होगा, ठीक, 0.5 किलोवाट। तो ऐसा करके आपको बेसिक इसका सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखिए ये एक्सप्रेशन हर चीज का एक्स कैसे आया 0.707, ये सारा चीज कैलकुलेशन आपसे बन जाएगा अगर ये बेसिक एस्पेक्ट आपको क्लियर है तो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग सीधे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक्स कैसे कैलकुलेट किया, तो हम लोगों ने पी आई और पीसीयू के फॉर्म में जो फॉर्मूला अभी जस्ट देखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी सी यू या डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू सी यू के फॉर्म में, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू सी, ये आ सकता है। ये कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर। एंड दिस इज इट, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये था पूरा बेसिक। आई होप कि इस शॉर्ट से लेक्चर में कुछ प्रॉपर रिवीजन हो गया होगा, कुछ चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होंगी जितना हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा हुआ है, चाहे उसकी एफिशिएंसी हो, मैक्स एफिशिएंसी हो, वोल्टेज रेगुलेशन हो, लॉसेस हो, रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड का एक्सप्रेशन हो या फेजर डायग्राम हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने। तो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन जो होंगे वो किन किन टॉपिक से आते हैं ट्रांसफॉर्मर में, वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। इस सेशन का जो मेन नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के साथ भी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। चलो देखो, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जब ये पूछेगा तो आप उसमें क्या क्या बताओगे, आप उसमें उसका डेफिनेशन बताओगे, डेफिनेशन बताइएगा, ठीक है। उसका ईएमएफ इक्वेशन बताइएगा, उसका कंस्ट्रक्शन में एक एक पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, चाहे कंजर्वेटर ऑयल टैंक हो, ब्रीदर हो, सिलिका जेल ब्रीदर जिसको हम लोग बोलते हैं, और कब हम लोगों को वहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए बकहोल रिले की रिक्वायरमेंट होती है, कब नहीं होती, ऐसे सारी चीज़ें जो है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करिएगा, ठीक है। उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर का, एंड देन ईएमएफ इक्वेशन जो है 4.44 एफ बाई एम इंटू एन के फॉर्म में जो इक्वेशन निकाला था, ये प्रॉपर डिराइव करिएगा वहाँ पे, ठीक है। इतना चीज़ करेंगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से होता है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, एक चीज आपको पूछेगा आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आइडियल ट्रांसफार्मर का एक्सप्रेशन, उसका एटलीस्ट नो लोड का फेजर डायग्राम इतना तो जरूर से बना के आइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या क्या आता है पहले वही बता रहा हूँ आपको। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बनता है, आइडियल ट्रांसफार्मर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इसमें डायरेक्टली पूछता है आपको कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन उसको डिफाइन करना है आपको, तो वो विद डेरिवेशन करोगे।
बाकी इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही है इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल किस किस टॉपिक के ऊपर आता है? न्यूमेरिकल आएगा आपका OCSC टेस्ट के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, प्लस मैक्स एफिशिएंसी का भी कंडीशन इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो एफिशिएंसी, मैक्स एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, इतने का न्यूमेरिकल करके जाइएगा। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट में सिर्फ लॉसेस का क्वेश्चन आता है जहां लॉस कैलकुलेशन करना होता है। जनरली लॉस के क्वेश्चन जो होते हैं ना डीसी मशीन या एसी मशीन के अंदर ज्यादा पूछता है। ट्रांसफार्मर में लॉस के क्वेश्चन अलग से सेपरेटली उतने नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी में, बट आए हुए हैं पास में। तो अगर समय है तो लॉसेस के क्वेश्चन भी करके जाइएगा। तो न्यूमेरिकल बनाओगे तो ध्यान से इन टॉपिक का न्यूमेरिकल जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, मैंने अभी जो यहाँ पे जो स्लाइड दिखाई उसमें भी थे ये सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ही थे लगभग सबके, बट थे अवेलेबल। तो आप और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिएगा, और अगर समय बचा आपके एग्जामिनेशन में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी एक बढ़िया सा रिवीजन दूंगा ट्रांसफार्मर का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, ओनली क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के PYQs वगैरह भी रहेंगे और न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा ये चीज। तो OCSC, एफिशिएंसी, मैक्स एफिशिएंसी, PRN, लॉसेस, इतने का न्यूमेरिकल पढ़िए। PR, आइडियल और कंस्ट्रक्शन, ये 3 चीज करके जाइए। ट्रांसफार्मर आपका 100% अटेम्प्ट होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द ट्रांसफार्मर चैप्टर। आई होप कि इस रिवीजन से प्रॉपर आपका गुड फॉर्म में चीजें रिकॉल हो गई होंगी, कनेक्ट हो गई होंगी। अगली क्लास में हम मिलेंगे हम लोग विथ DC मशीन। DC मशीन्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो समय ज्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेकिन रिवाइज पूरा कराऊंगा आपको वन शॉट। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग ऑल ऑफ दिस लेक्चर। स्टे कनेक्टेड।